चलिए फिर जो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम रिवीजन करेंगे भैया ज्योग्राफी का। ठीक है। आज की जो भैया जो क्लास है ना, आज की जो क्लास का चर्चा है ना भैया, वो हमको करनी। देखो ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी को आप दो चीज़ों से यहाँ पे समझो। तो जियो का मतलब क्या है भैया, अर्थ है। और ग्राफी का मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा है भैया डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो जब आप ज्योग्राफी कोई आपसे पूछ ले तो आपके दिमाग में सीधा ही क्या आएगा, आप बोलोगे डिस्क्रिप्शन किसका, अर्थ का। समझ में आ रहा है? ज्योग्राफी समझ रहे हो? डिस्क्रिप्शन किसका भैया, आप बोलोगे अर्थ का डिस्क्रिप्शन। किसका डिस्क्रिप्शन? अर्थ का डिस्क्रिप्शन। मेरी बात समझ में आ रही है? ज्योग्राफी कोई पूछ ले तो आप बोलोगे भैया अर्थ का डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो सर ने कहा था हम किस किस तरीके से हम समझेंगे। हम बिग बैंग देख लो, 13.7 बिलियन ईयर्स एगो मैटर आया, फिर गैसियस क्लाउड्स आए, फिर उनसे स्टार्स बने, फिर उनसे बनी गैलेक्सी। उसमें एक हमारी गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे। मिल्की वे, वहाँ पर आपको सन और सोलर सिस्टम दिखेगा। एक बार फिर से जरा इसको देख लो तो बिग बैंग 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, मैटर आपको दिख रहा है, गैसियस क्लाउड्स आपको समझ में आ रहे हैं, स्टार्स, स्टार्स के बाद आपको दिख रही है भैया गैलेक्सी, गैलेक्सी के बाद आपको दिख रही है भैया मिल्की वे, और मिल्की वे में आपको दिख रहा है सन और सोलर सिस्टम। ठीक है। फिजिकल एस्पेक्ट्स में जो हमको पढ़ना है, तो अगर भैया लैंड आ जाए तो आप उसको कहाँ पढ़ोगे, जियोमॉर्फोलॉजी पर। एटमॉस्फेयर आ जाए तो आप कहाँ पढ़ोगे, क्लाइमेटोलॉजी पर। ओशंस आ जाए तो ओशनोग्राफी, सॉइल आ जाए तो बायोजियोग्राफी। फिर बता रहा हूँ, फिजिकल एस्पेक्ट्स जरा ध्यान से देख लो। लैंड में जियोमॉर्फोलॉजी, एटमॉस्फेयर क्लाइमेटोलॉजी, ओशन ओशनोग्राफी, सॉइल बायोजियोग्राफी। कोई दिक्कत तो नहीं, दिमाग में चीज़ों को सेट करना है। एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फिजिकल एस्पेक्ट्स, कौन से एस्पेक्ट्स? ज्योग्राफी में मैं आपसे फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में अब बात कर रहा हूँ। तो कोई आपसे पूछ ले, जैसे ही आप देख रहे हो लैंड, दिमाग में क्या आ जाएगा, आप बोलोगे भैया जियोमॉर्फोलॉजी। क्या आ जाएगा? जियोमॉर्फोलॉजी। एटमॉस्फेयर में क्या आ जाएगा, क्लाइमेटोलॉजी। एटमॉस्फेयर में क्या आ जाएगा, आप बोलोगे भैया क्लाइमेटोलॉजी। ओशन में ओशनोग्राफी, और सॉइल जैसी हम देखोगे तो बायोजियोग्राफी। इतना जब आप कंप्लीट कर लोगे तो आपकी ज्योग्राफी फिजिकल एस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के बारे में मैं अगर बात कर लेता हूँ, तो हमको पढ़ना है रिसोर्सेज, वेजिटेशन के बारे में पढ़ना है, इंडस्ट्रीज को देखना है, सर्विसेज को देखना है, और ट्रांसपोर्टेशंस को देखना है। ज्योग्राफी के मैं अगर इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूं तो आप रिसोर्सेज को देखोगे, आप वेजिटेशंस में हम बात करेंगे, हम इंडस्ट्रीज में हम बात करेंगे, सर्विसेज में हम बात करेंगे भैया ट्रांसपोर्टेशंस में। समझ में आ रहा है? फिजिकल एस्पेक्ट समझ में आ रहे हैं। लैंड, जियोमॉर्फोलॉजी, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेटोलॉजी, ओशन ओशनोग्राफी, सॉइल बायोजियोग्राफी। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स बोलो मेरे साथ, आप बोलोगे रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे, वेजिटेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज के बारे में हम पढ़ेंगे, सर्विसेज के बारे में हम पढ़ेंगे, और ट्रांसपोर्टेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। कोशिश क्या करनी है कि जब आप पढ़ो तो आपके दिमाग में सिर्फ थॉट यही आने चाहिए और अलग अलग थॉट नहीं आने चाहिए। प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो फिजिकल एस्पेक्ट्स में सबसे पहले लैंड क्या आ रहा है दिमाग में, जियोमॉर्फोलॉजी, वेरी गुड। एटमॉस्फेयर दिमाग में क्या आ रहा है, क्लाइमेटोलॉजी, वेरी गुड। ओशन में ओशनोग्राफी आ रहा है, सॉइल में बायोजियोग्राफी आ रहा है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में आपको रिसोर्सेज, वेजिटेशन, इंडस्ट्रीज, सर्विस और ट्रांसपोर्टेशन। कोई दिक्कत नहीं है। सोशल एस्पेक्ट्स के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ, तो हम सोशल एस्पेक्ट्स में हम पॉपुलेशन को समझेंगे, हम सेटलमेंट को समझेंगे, हम ट्राइब्स को समझेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, सोशल एस्पेक्ट्स में जब हम बात करेंगे, हम पॉपुलेशंस को हम समझेंगे, हम सेटलमेंट को हम समझेंगे, हम ट्राइब्स को समझेंगे। सोशल एस्पेक्ट्स में आप किस किस को समझोगे, आप बोलोगे भैया हम पॉपुलेशन को हम समझेंगे, हम सेटलमेंट को हम समझेंगे, हम ट्राइब्स को समझेंगे। ठीक है। इन्वायरमेंट एस्पेक्ट्स में मैं अगर बात कर लेता हूँ, तो आप बोलोगे इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, डिग्रेडेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके लिए तो भैया अलग ही सेपरेट है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट जो बिल्कुल ही सेपरेट है। ठीक है जी। तो सोशल एस्पेक्ट्स आपको समझ में आ रहे हैं? बोलो मेरे साथ, सोशल एस्पेक्ट। जब हम ज्योग्राफी में हम सोशल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आपके दिमाग में आ रहा है भैया पॉपुलेशन। क्या आ रहा है, पॉपुलेशन। सेटलमेंट के बारे में आपके दिमाग में आ रहा है, आपके दिमाग में ट्राइब्स आ रहे हैं। ठीक है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में जब मैं बात करूँ तो दिमाग में क्या आ रहा है, बोलोगे भैया इकोलॉजी आ रहा है, बायोडाइवर्सिटी आ रहा है, डिग्रेडेशन आ रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ रहा है, जो हम अलग ही इसकी ब्रांच है यूपीएससी में, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, वहाँ पर हम इसकी चर्चा करेंगे। यूनिट्स के बारे में हम बात करते हैं, तो यूनिट्स इन ज्योग्राफी हम किस किस तरीके से हम पढ़ने वाले। जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, किसकी भैया, वर्ल्ड की। किसकी? वर्ल्ड की। फिजिकल ज्योग्राफी किसकी?
वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे तो हम किसके बारे में हम बात करेंगे, अर्थ के बारे में हम बात करेंगे, सोलर सिस्टम एंड यूनिवर्स के बारे में हम बात करेंगे। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ध्यान से इस चीज़ को समझना, समझते हुए चलते रहना है। मैं फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड के बारे में अब बात कर रहा हूँ। अर्थ और सोलर सिस्टम और यूनिवर्स के बारे में हमारी चर्चा स्टार्ट होगी। कहाँ से हमारी चर्चा स्टार्ट होगी? फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड में। आप बोलोगे अर्थ, सोलर सिस्टम और यूनिवर्स में। समझ में आ रहा है? अर्थ, सोलर सिस्टम और यूनिवर्स में हमारी चर्चा स्टार्ट होगी। हम बात करेंगे उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी पर। किस में हम बात करेंगे? हमारी चर्चा होगी किस में? जियोमॉर्फोलॉजी पर। हमारी चर्चा होगी किस में? क्लाइमेटोलॉजी पर। उसके बाद चर्चा किस में होगी? ओशिनोग्राफी पर। उसके बाद चर्चा किस में होगी? बायोजियोग्राफी पर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे हिसाब से चीज़ें सिंपल हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में अगर वर्ल्ड के बारे में हम बात करता हूँ, सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ, सोलर सिस्टम एंड यूनिवर्स। ध्यान से इस चीज़ को समझो। स्टार्टिंग ही आपका ऐसे करोगे तो आप आज स्टार्टिंग करोगे अर्थ, सोलर सिस्टम और यूनिवर्स से। जो हमारी चर्चा स्टार्ट होने वाली, हम किसके बारे में हम बात करेंगे? हमारा सुंदर प्यारा अर्थ, सोलर सिस्टम को हम समझेंगे, हम यूनिवर्स को समझेंगे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे किसमें? जियोमॉर्फोलॉजी पर। किसमें? जियोमॉर्फोलॉजी। जैसे ही आपने जियोमॉर्फोलॉजी देखा, क्या आपके दिमाग में लैंड आ रहा है? बिल्कुल भैया, जियोमॉर्फोलॉजी पर हमारे दिमाग में लैंड आ रहा है। हम क्लाइमेटोलॉजी पर बात करेंगे, हम ओशनोग्राफी को हम समझेंगे, हम बायोजोग्राफी को हम समझेंगे। ठीक है। फिर हम फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया पर जब हम पहुंचेंगे तो भैया हम वहाँ पे फिजियोग्राफी को समझेंगे कि भैया फिजियोग्राफी क्या होता है। हम ड्रेनेज पैटर्न को हम समझेंगे, हम क्लाइमेट को समझेंगे, हम सॉइल को समझेंगे। तो फिजिकल ज्योग्राफी जब हम भारत के बारे में हम बात करेंगे तो हम उसमें क्या क्या समझने वाले हैं? हम उसमें फिजियोग्राफी को हम समझेंगे कि भैया फिजियोग्राफी क्या है, हम ड्रेनेज पैटर्न को हम समझेंगे, हम क्लाइमेट को समझेंगे और हम सॉइल को समझेंगे। इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ पर ध्यान दो, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फिजिकल ज्योग्राफी किसकी? भारत की फिजिकल ज्योग्राफी। कि आपको पाकिस्तान की पढ़नी? नहीं भाई नहीं, हमको फिजिकल ज्योग्राफी किसकी देखनी है? भारत की देखनी है। हम उसमें फिजियोग्राफी हम देखेंगे, हम ड्रेनेज पैटर्न हम देखेंगे, हम क्लाइमेट के बारे में हम बात करेंगे, हम सॉइल को हम समझेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है? इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। नेक्स्ट जो हम चर्चा करेंगे वो हमारे पास इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी पर होगा। वो हम वर्ल्ड और इंडिया दोनों की हम समझेंगे। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से इस चीज़ को समझो। इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी हम किस किस की हम देखेंगे? आप बोलोगे हम वर्ल्ड और इंडिया की देखेंगे। किसकी देखोगे? वर्ल्ड की और किसकी? इंडिया की। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ह्यूमन एंड इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी की मैं बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड और इंडिया की। इसमें क्या है कि अगर मैं ओशनिक एंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में मैं बात करूँ, ओशनिक एंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात करूँ, मैं नेचुरल वेजिटेशंस के बारे में बात करूँ, मैं एग्रीकल्चर के बारे में बात करूँ, मैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात करूँ, इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करूँ, ट्रांसपोर्टेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ, पॉपुलेशंस के बारे में हम बात करेंगे, सेटलमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। इतना सब कुछ हमको पढ़ना है भाई। इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी आप ध्यान से समझना। आप वर्ल्ड और इंडिया दोनों की ही समझोगे। किसकी आप समझोगे? वर्ल्ड की भी समझोगे और इंडिया की भी आप समझने वाले हो। इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी किस किस की? आप बोलोगे भैया वर्ल्ड और इंडिया हम दोनों की समझेंगे। हम ओशनिक एंड वाटर रिसोर्सेज को समझेंगे, हम नेचुरल वेजिटेशंस को हम समझेंगे, हम एग्रीकल्चर को हम समझेंगे, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज को हम समझेंगे, इंडस्ट्रीज़ को हम समझेंगे, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हम समझेंगे, हम पॉपुलेशन को समझेंगे और सेटलमेंट ज्योग्राफी को हम समझेंगे। ठीक है। अगर मैं प्रीलिम्स के बारे में बात करता हूँ तो किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं? अगर मैं प्रीलिम्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं? कुछ तो भैया स्टैटिक और कन्वेंशनल है, बहुत सिंपल है। कुछ तो क्या है? स्टैटिक और कन्वेंशनल क्वेश्चन है। सिंपल स्टैटिक्स उठाई जाएगी, कन्वेंशनल चीज़ें उठाई जाएंगी और आपसे पूछ लिया जाएगा भाई। तो प्रीलिम्स में हम देख रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो कुछ नॉर्मल स्टैटिक और कन्वेंशनल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, कुछ आपके करंट अफेयर्स के बेस्ड होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स में बेस्ड होंगे। समझ में आ रहा है? प्रीलिम्स में हम किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। तो मैं बोलूँगा भैया कुछ स्टैटिक और कन्वेंशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में बेस्ड होते हैं, कुछ लोकेशन होती हैं। लोकेशन याद रखो, स्टैटिक और करंट अफेयर्स बेस्ड। तो आपको मैप लोकेशन बड़ी अच्छी से पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है भाई। ठीक है। तो लोकेशन आपकी स्टैटिक और करंट अफेयर्स बेस्ड दोनों ही आएंगी। मैप लोकेशन जब हम देखेंगे तो आपको स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों ही बेस में आपको मिलने वाली है। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। फिर देखना मेरे साथ कि भैया प्रीलिम्स में किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप बोलोगे भैया स्टैटिक और कन्वेंशनल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लोकेशन बेस्ड चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो करंट अफेयर्स बेस्ड हो वो आपसे पूछे जाएंगे।
मेंस में मैं जब बात करता हूँ तो मेंस में भैया स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो बेसिक क्वेश्चंस होंगे। मैं अगर मेंस के बारे में बात कर रहा हूँ तो स्टैटिक बेसिक क्वेश्चंस होंगे, स्टैटिक में अप्लाइड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, फिर स्टैटिक और करंट अफेयर्स के कॉम्बिनेशंस के साथ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे भाई। मेंस में समझ लो किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे, और फिर करंट अफेयर्स बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। मेंस में जब हम बात करें कुछ स्टैटिक और बेसिक क्वेश्चंस आ जाएंगे, कुछ स्टैटिक में अप्लाइड नॉलेज आपको इस्तेमाल करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स को जोड़ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और कुछ करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया आपको सिलेबस बहुत अच्छी ढंग से पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको उसको सिलेबस बिल्कुल याद होना चाहिए। कोई भी आपसे कभी भी पूछे तो बिल्कुल कंटेस्ट होना चाहिए कि भाई हमारे पास सिलेबस है क्या। मैं अगर यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में बात करता हूँ तो पेपर फर्स्ट कितने नंबर का है भैया, 200 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, मैं बोलूँगा भैया 200 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है, 200 मार्क्स का है। ड्यूरेशन कितनी, 2 घंटे की आपको ड्यूरेशन मिलेगी। तो पहला है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, बहुत जरूरी है भैया। इसका मतलब डेली करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छी ढंग से तैयार करते हुए चलना है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, दोनों को ही ध्यान में रखना है। नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हमारे करंट इवेंट्स क्या हो रहे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को ध्यान में रख के आपको बात करनी है, ध्यान में रख कर आपको अपनी तैयारी करनी है। पहले वाले पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। दूसरा क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ध्यान से समझो, हिस्ट्री की बात करी गई है, हिस्ट्री की बात आपसे करी गई है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया सीधा ही लिख दिया भैया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है ऐसा तो दिया ही नहीं। इसका मतलब आपको कंप्लीट हिस्ट्री पढ़नी है, इसका मतलब आपको कंप्लीट हिस्ट्री पढ़नी है। और दूसरा है इंडियन नेशनल मूवमेंट को अलग ही दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें खास जोर दे रहा है आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या क्या हुआ था, कौन लोग इसमें थे, रिजल्ट क्या आया, कंडीशंस क्या थी, सब आपको चीज़ें बहुत अच्छी ढंग से पता होनी चाहिए। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में जब मैं बात करूँ तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, सोशल ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड इंपॉर्टेंट है। अभी हम ज्योग्राफी की ही बात कर रहे हैं तो ज्योग्राफी में आपको इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी दोनों की पता होनी चाहिए भाई। आपको इंडिया और वर्ल्ड दोनों की आपको ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, आपको फिजिकल ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, आपको सोशल ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए। किसकी, इंडिया की और इंडिया एंड द वर्ल्ड। कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट, अगर मैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बारे में बात करूं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशंस बहुत अच्छी ढंग से पता होना चाहिए। भारत का संविधान आपको बड़े अच्छी ढंग से पता होना चाहिए। आपको पॉलिटिकल सिस्टम हमारे यहाँ पे किस तरीके का है वो पता होना चाहिए। पंचायती राज के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। पब्लिक पॉलिसीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। राइट इश्यूज हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए, एटसेट्रा भी है लिखा हुआ। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के बारे में मैं बात करता हूँ। आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में आप समझोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी के बारे में आप बात करोगे, इंक्लूजन्स के बारे में हम बात करेंगे, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, ये सब हमको पता होना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्या है भैया, जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी, जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी आपको पता होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी आपको पता होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज आपको पता होना चाहिए। दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में मत भाग जाना, सिर्फ आपको अच्छी ढंग से करंट अफेयर्स बेस्ड पता होना चाहिए, और जनरल साइंस आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी हमने देख ली किसकी भैया, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स में जो आपका सिलेबस है वो ये है भैया, ठीक है। मैं अगर मेंस में अगर ज्योग्राफी की बात करता हूँ तो देखो ज्योग्राफी आपकी फर्स्ट में भी आती है और सेकंड में भी आती है भैया। ज्योग्राफी आपको जीएस पेपर फर्स्ट में भी देखने को मिलेगी और जीएस पेपर थर्ड में भी आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पर भैया, जीएस पेपर फर्स्ट में भी आपको देखने को मिलेगी और थर्ड में भी आपको देखने को मिलेगी। तो पहला है साइलेंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, ध्यान से इस चीज़ को समझना। साइलेंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छी ढंग से पता होनी चाहिए भैया। वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, साइलेंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी बहुत अच्छी ढंग से आपको पता होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, साइलेंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छी ढंग से पता होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया and the Indian subcontinent, factor responsible for the location of primary, secondary and tertiary sector, industries in various part of the world including India। मैं किस में बात कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी मेंस ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। आपको देखना है साइलेंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, साइलेंट फीचर ऑफ वर्ल्ड
physical geography, distribution of key natural resources across the world including South Asia and Indian subcontinent, factor responsible for location of primary, secondary, tertiary sector industries in various part of the world including India। ये किसके बारे में? ज्योग्राफी जीएस पेपर फर्स्ट में जो हमको पढ़ना है। फिर इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमिना में क्या है, आपको अर्थक्वेक्स को समझना है, सुनामीज को समझना है, वॉल्केनिक एक्टिविटी को आपको समझना है, साइक्लोन को आपको समझना है, एटसेट्रा। जियोग्राफिकल फीचर्स एंड दियर लोकेशन चेंजेस इन क्रिटिकल geographical features including water bodies and ice caps and in flora and fauna and the effects of such changes। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, यूपीएससी में ज्योग्राफी फर्स्ट का सिलेबस है। इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना जैसे कि अर्थक्वेक्स को आपको समझना है, सुनामीज को आपको समझना है, वॉल्केनिक एक्टिविटी को आपको समझना है, साइक्लोन को आपको समझना है, जियोग्राफिकल फीचर्स आपको समझने हैं, उनकी लोकेशन चेंजेस समझने हैं, इन क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज, आइस कैप्स भी आपको समझना है, या आपको इन्वायरमेंटल और डिजास्टर मैनेजमेंट पर भी देखने को मिलेगा क्या, वाटर बॉडीज और आइस कैप्स। ठीक है, फ्लोरा फोना को भी आपको समझना है, करंट इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए चलना है और उनके इफेक्ट्स क्या होंगे उन चेंजेस के वजह से, सब आपको समझना है। थर्ड में जब हम बात करते हैं, आपको मेजर क्रॉप्स पैटर्न देखने हैं कि भैया वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री में किस किस तरीके के वेरियस क्रॉप्स पैटर्न हमारे यहाँ पर हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम को आपको समझना है, स्टोरेज को आपको समझना है, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आपको समझना है, एंड इशूज एंड रिलेटेड कॉन्स्टेंट को समझना है, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स आपको समझना है। ठीक है, जीएस पेपर थर्ड का सिलेबस है। मेजर क्रॉप पैटर्न को आपको समझना है कि अलग अलग वेरियस कंट्री के पार्ट में किस किस तरीके के भैया क्रॉप्स पैटर्न हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम को आपको समझना है, स्टोरेज को आपको समझना है, ट्रांसपोर्टेशन को आपको समझना है, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आपको समझना है, इशूज आपको समझना है, एंड रिलेटेड कॉन्स्टेंट आपको समझना है, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ द फार्मर्स आपको समझना है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ तो एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, ध्यान से समझो। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आपको क्या समझना है, आपको एनर्जीज पढ़ना है, पोर्ट्स पढ़ना है, रोड्स के बारे में पढ़ना है, एयरपोर्ट्स पढ़ने हैं, रेलवेज के बारे में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशंस आपको पढ़ना है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस आपको पढ़ना है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आपको पता होना चाहिए, और फिर लास्ट में डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है जी, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो एनालिसिस करना है किसका, पीवाईक्यूज का। पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने हैं, प्रीलिम्स के भी और एज वेल एज मेंस के भी। ध्यान से इस चीज को समझना मस्ट है भैया। आपको एनालिसिस किसका करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। क्या सिर्फ प्रीलिम्स का करना है? नहीं भाई नहीं, हमको मेंस का भी करना है। एनालिसिस किसका करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। क्या सिर्फ प्रीलिम्स का? नहीं भाई नहीं, मेंस का भी करना है। प्रीलिम्स भी सिर्फ खाली प्रीलिम्स निकालना है क्या? नहीं भैया, मेंस भी तो निकालना है। तो आपको पीवाईक्यू देखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कम से कम कितने, पिछले 10 सालों के। जब आप पिछले 10 सालों के प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन देख लोगे तो आपके दिमाग में पिक्चर बन जाएगी कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किसके द्वारा, यूपीएससी के द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। ठीक है, एनालिसिस करना है किसका, पीवाईक्यूज का एज वेल एज मेंस का। ठीक है, कम से कम कितने, पिछले 10 सालों के। व्हाट इज द नेचर एंड वट इज़ द नेचर एंड डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन भी आपको देखने कि किस नेचर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, कितनी डेप्थ तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको भैया क्वेश्चंस का नेचर भी पता होना चाहिए कि कहाँ से, किस टॉपिक से, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कितनी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद के एनसीईआरटी तो भैया मस्ट है। कहाँ से, 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी भैया ज्योग्राफी के मिस्टर प्रियंक, आपको 6 से लेकर 12 तक की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बहुत अच्छी ढंग से कंप्लीट करनी है। कहाँ से, क्लास 6 से लेकर कहाँ तक, 7th तक, 8 तक, 9 तक। नहीं भैया नहीं, 6 to 12 तक की ज्योग्राफी बहुत अच्छी ढंग से होनी चाहिए, तो मस्ट है। और या फिर टोटल ज्योग्राफी जो किसकी, आईएससी बोर्ड की, वो क्लास 9th और 10th की अगर पढ़ लोगे तो वो भी काम बन जाएगा। ये एनसीईआरटी क्या जरूरी है कि ऑप्शनल है? ऑप्शनल भैया, ऑप्शनल नहीं है, मस्ट है ये। ठीक है, क्लास 6 से लेकर मैं अगर 12 तक के बारे में बात करूँ, आईएससी बोर्ड के मैं टोटल ज्योग्राफी के बारे में बात करूँ तो 9th और 10th की आपको करनी है। जीसी लियोंग के बारे में मैं बात करता हूँ, जीसी लियोंग की बुक का नाम क्या है, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। जीसी लियोंग की बुक का नाम क्या है, जीसी लियोंग सर की बुक का नाम क्या है, सर्टिफिकेट एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके हमने चैप्टर 1 to 4 देखने और 12 to 25 वाले चैप्टर अच्छी ढंग से कवर करने हैं। चलो
नेक्स्ट कि आपको अप्रोच किस तरीके से करना है, आपको ज्योग्राफी को अप्रोच किस तरीके से करना है, तो हम देखेंगे सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है किसके साथ, बेसिक्स के साथ। किसके साथ, बेसिक्स के साथ भैया स्टार्ट करना है। किसके साथ, बेसिक्स के साथ आपको स्टार्ट करना है। अगर आप ज्योग्राफी को अप्रोच किस तरीके से करोगे तो हम स्टार्ट करेंगे किसके साथ, बेसिक्स के साथ। कॉन्सेप्ट्स की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करनी आनी चाहिए, फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, डायग्राम्स और मैप का आप इस्तेमाल करोगे, कनेक्ट करोगे उसको किसके साथ, करंट अफेयर्स के साथ। ये लो भैया, ये पिक्चर अपने दिमाग में सेट कर लो कि ज्योग्राफी को अप्रोच करना कैसे है, ज्योग्राफी को अप्रोच करना कैसे, स्टार्ट करना है किसके साथ, बेसिक्स के साथ। किसके साथ स्टार्ट करोगे, बेसिक्स के साथ आप स्टार्ट करोगे। किसके साथ आप स्टार्ट करोगे ज्योग्राफी को, आप बोलोगे भैया हम बेसिक्स के साथ ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। किसके साथ स्टार्ट करोगे, आप ज्योग्राफी को बेसिक्स के साथ स्टार्ट करोगे। मतलब अपनी फाउंडेशन कैसे बनाओगे भैया, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी अच्छे ढंग से पढ़ोगे तो भैया उससे क्या बनेगा, आपका बेसिक्स बनेगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो आपके दिमाग में सिद्धांत बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बड़ी अच्छी ढंग से होनी चाहिए भाई, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बड़ी अच्छी ढंग से होनी चाहिए। पहला क्या है, आप स्टार्ट किसके साथ करोगे, बेसिक्स के साथ करोगे। किसके साथ स्टार्ट करोगे भैया, बेसिक्स के साथ स्टार्ट करोगे। उसके बाद जो आपकी कॉन्सेप्ट की जो क्लैरिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस तरीके का है, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस तरीके का है। फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को आप ध्यान में रखोगे, क्या क्या फैक्ट्स है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, आप उन फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को कहाँ पर किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो वो आपको पता होना चाहिए। और अपनी जो भी आपकी नॉलेज उसको आप डायग्राम और मैप्स के थ्रू भी समझाओगे। कैसे समझाओगे भैया, डायग्राम और मैप्स के थ्रू भी आप समझाओगे। और उसको आपको कनेक्ट करना है किसके साथ, करंट अफेयर्स के साथ। अगर आप इतना कर पाए तो समझ लेना कि आपकी ज्योग्राफी अच्छी ढंग से प्रिपेयर हो रही है। मैं फिर बता रहा हूँ, अप्रोच करना सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम दो कि सबसे पहले स्टार्ट किससे करना है भैया, बेसिक्स के साथ स्टार्ट करना है। अब आपको ये चीज़ पता चल गई है कि अगर भैया बेसिक्स के साथ स्टार्ट करना है तो आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। फाउंडेशन अच्छा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। कहाँ से लेकर 6 से लेकर भैया 12 तक की एनसीईआरटी आपको अच्छी ढंग से कंप्लीट करनी है। तो जब आप 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को बड़ी अच्छी ढंग से कंप्लीट करोगे तो आपकी फाउंडेशन बड़ी अच्छी हो जाएगी, आपकी बेसिक बड़ी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बड़ी होनी चाहिए कि भैया जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो आपको उस टॉपिक की कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बड़ी अच्छी ढंग से होनी चाहिए। कैसे होगी, जब आप चीज़ों को बड़ी अच्छी ढंग से क्लास में करोगे, उनको जब आप बुक से रिवाइज करोगे, बुक से जब आप उसको पढ़ोगे तब आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो जब आपकी बेसिक्स और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छी हो जाए तो आपको उनका भैया प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखना है कि जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो, जो भी आपके कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, आप उनकी भैया प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी क्या है, आप उनको प्रैक्टिकल किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि कुछ पढ़ने के साथ अगर आप कोई कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है भैया उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी की जो भी मैं पढ़ रहा हूँ क्या मैं उसको प्रैक्टिकल अप्लाई भी कर पा रहा हूँ, तभी उसका फायदा है। नेक्स्ट भैया फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि भैया कौन कौन से फैक्ट्स मेरे काम के, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मेरी काम की है, और मैं उन फैक्ट्स को और उन इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से प्रैक्टिकली अप्लाइड कर सकता हूँ अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होने के साथ साथ। जब मेरी फाउंडेशन क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, और किसकी हेल्प मुझको चाहिए रहेगी, मुझको डायग्राम्स ऑफ और मैप्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भैया किस तरीके के डायग्राम मुझको बनाने हैं, किस तरीके की मुझको मैप्स की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद जब मैं मुझको उनको कनेक्ट करना है किसके साथ, करंट अफेयर्स के साथ, मुझको उनको कनेक्ट करना आना चाहिए। सबसे पहले जो हम जो बात करेंगे, हम जो बात करेंगे अर्थ में, सोलर सिस्टम एंड द यूनिवर्स में। आज का जो हमारा जो चर्चा का विषय है वो है भैया अर्थ को हमको समझना है, सोलर सिस्टम को समझना है और यूनिवर्स को समझना है। पहला ही टॉपिक है, बड़ा ही आसान है और बड़ा ही सिंपल है भैया, अर्थ, सोलर सिस्टम और यूनिवर्स। ध्यान से इस चीज़ को समझना, जो पहला ही टॉपिक है वो ही बड़ा सिंपल है। अर्थ के बारे में, जिस हम लिविंग प्लैनेट में रहते हैं उसको हम अर्थ बोलते हैं, उसको हमको समझना है भैया। हमें सोलर सिस्टम को समझना है, हमको यूनिवर्स को समझना है, ठीक है। चर्चा की स्टार्ट कहाँ से होने वाली है, चर्चा हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम शेप ऑफ द अर्थ को समझेंगे कि भैया अर्थ की शेप किस तरीके की, अर्थ की शेप किस तरीके की। पहला ही जो हमारा चर्चा का विषय वो है, हम अर्थ की शेप को समझेंगे भैया। उसके बाद हम समझेंगे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को। सेकंड जो हमारा जो टॉपिक आने वाला है वो हमारा लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स आएगा। सेकंड जो हमारे पास टॉपिक आने वाला है वो हमारे पास लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स आएगा। थर्ड आ जाएगा हमको भैया रोटेशन और रिवॉल्यूशन को समझना है, हमको अर्थ के रोटेशन और रिवॉल्यूशन को बड़ी अच्छे ढंग से समझना है। तीसरा जो आ जाएगा उसके बाद हमको सीजन्स को समझना है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो हमको किसको समझना है, हमको सीजन्स को समझना है। सीजन्स के बाद हमको टाइम जोन्स और आइडियल की फुल फॉर्म क्या थी, इंटरनेशनल डेट लाइन को हमको समझना है। उसके बाद हमको यूनिवर्स, उसके ओरिजिन के बारे में हमको बात करनी है। हमको लाइफ साइकिल देखनी है किसी एक स्टार के भी, लाइफ साइकिल क्या होती है, हमको गैलेक्सीज और स्टार्स के बारे में हमको बात करना है। हमको समझना है कि ओरिजिन किस तरीके से होगा भैया सोलर सिस्टम का। फिर हमको सन के बारे में हमको बात करनी है। हमको समझना है भैया प्लांट, सैटेलाइट्स और अदर बॉडीज़ में हमको बात करनी है। और हमको फिर समझना है एक्लिप्सिस के बारे में, ठीक है।
तो इतना सारा हमको यहाँ पे पढ़ना है, अर्थ, सोलर सिस्टम एंड यूनिवर्स में ध्यान से इस चीज़ को समझना। अब हमारा जो पहला ही टॉपिक है वो क्या है भैया, अर्थ, सोलर सिस्टम और क्या है भैया, यूनिवर्स। से ध्यान से इस चीज़ को समझो। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, सबसे पहले जो हमारी जो चर्चा स्टार्ट होने वाली है वो हम शेप ऑफ द अर्थ से ही स्टार्ट करेंगे। अर्थ की हम शेप को समझेंगे, उसके बाद हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में हम बात करेंगे, उसके बाद हम रोटेशन और रिवॉल्यूशन में हम बात करेंगे। देन हमारे पास सीजन आएगा, फिर टाइम्स ऑल्सो आइडियल आएंगे। आइडियल की तो हम क्या थी, इंटरनेशनल डेट लाइन। फिर हम यूनिवर्स और ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे। हम लाइफ साइकिल देखेंगे किसकी भैया, स्टार्स की। हम गैलेक्सी एंड स्टार्स के बारे में हम बात करेंगे। ओरिजिन देखेंगे किसका भैया, सोलर सिस्टम का। उसके बाद हम सन के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम जो चर्चा होगी नेक्स्ट वो भैया प्लैनेट, सैटेलाइट्स और अदर बॉडीज़ के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम लास्ट में हम समझेंगे एक्लिप्स को। चलो जी, तो सबसे पहले जो आज जो आपको चीज़ याद करनी, देखो अब चीज़ों को समझने के साथ साथ आपको याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि उनको आप बार बार रिवाइज करने का हमको टाइम कम ही मिलेगा। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आ रहा है भैया, वो फादर कौन है ज्योग्राफी के, एरिस्टोथेनिस। तो नाम याद रखो भैया। कोई भी आपसे पूछ ले भैया फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, तो आप बोलोगे भैया एरिस्टोथेनिस, फादर ऑफ ज्योग्राफी। कोई भी आपसे पूछे तो भैया नाम याद रखना, दिमाग में आ जाना चाहिए कौन, एरिस्टोथेनिस। ठीक है, फादर ऑफ ज्योग्राफी कोई भी आपसे पूछे तो क्या बोलोगे, एरिस्टोथेनिस, एरिस्टोथेनिस। फादर ऑफ ज्योग्राफी कोई भी आपसे पूछे तो क्या बोलोगे, क्या नाम है, फादर ऑफ ज्योग्राफी एरिस्टोथेनिस। कोई दिक्कत तो नहीं है। डेफिनेशन नंबर फर्स्ट देखते हैं भैया, व्हाट इज ज्योग्राफी। कोई आपसे पूछ ले कि भैया ज्योग्राफी क्या है, व्हाट इज ज्योग्राफी, तो आप बोलोगे ज्योग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ध्यान से समझना। कोई भी आपसे पूछे भैया ज्योग्राफी का मतलब क्या है, तो आप सीधा ज्योग्राफी का मतलब बताओगे डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। मैं फिर आपसे बता रहा हूँ कि भैया पहला ही क्वेश्चन क्या आ रहा है, व्हाट इज ज्योग्राफी। तो भैया ज्योग्राफी का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे भैया ज्योग्राफी का मतलब है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ध्यान से इस चीज़ को समझना। कोई भी आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी या व्हाट इज ज्योग्राफी, तो आप बोलोगे ज्योग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। Geography means description of Earth. Geography means description of Earth. Very good. It is the study of the places and relationship between people and their environment. ध्यान से इस चीज़ को समझना। कोई भी आपसे बोले भैया ज्योग्राफी क्या है, तो आप बोलोगे भैया ज्योग्राफी का मतलब क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। उसके बाद आप बोलोगे इट इज़ द स्टडी, किस चीज़ की स्टडी, इट इज़ द स्टडी, किस चीज़ की स्टडी, प्लेसेस और उनकी रिलेशनशिप। ध्यान से इस चीज़ को समझना भैया। ज्योग्राफी किस चीज़ की स्टडी है, ज्योग्राफी स्टडी है भैया प्लेसेस की और उसकी रिलेशनशिप किसके साथ, पीपल की एंड देयर एनवायरनमेंट। मैं फिर बता रहा हूँ व्हाट इज ज्योग्राफी में आप किस चीज़ के बारे में बात करोगे, तो ज्योग्राफी मतलब क्या है भैया, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ज्योग्राफी का मतलब क्या है भैया, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ध्यान से इस चीज़ को समझना। व्हाट इज ज्योग्राफी का क्या मतलब है, ज्योग्राफी का मतलब है भैया डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। कोई भी आपसे पूछे भैया ज्योग्राफी का मतलब क्या, बोलोगे डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। इट इज़ द स्टडी ऑफ द प्लेसेस एंड रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। ध्यान से इस चीज़ को समझना। कोई आपसे पूछे भैया व्हाट इज द ज्योग्राफी, तो आप ज्योग्राफी को सबसे क्या पढ़ने वाले हो, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ से आप उसको समझाओगे। फिर आप बोलोगे इट इज़ द स्टडी ऑफ द प्लेसेस एंड रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, डेफिनेशन याद रहेगी, बोलो मेरे साथ, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। इट इज़ द स्टडी ऑफ, किस चीज़ की स्टडी ऑफ प्लेसेस और भी कुछ है, यस, एंड रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। ये क्या हो गई भैया, व्हाट इज ज्योग्राफी। ठीक है, ये जो ज्योग्राफी का टर्म है किसके द्वारा क्वाइन करा गया, तो नाम याद रखो, एरिस्टोथेनिस, जो फादर ऑफ द ज्योग्राफी आपने पढ़े थे। कोई आपसे पूछ ले कि भैया जो ज्योग्राफी जो टर्म है वो किसके द्वारा क्वाइन किया गया, तो आप बोलोगे एरिस्टोथेनिस। नाम याद रखना भाई सबका, एरिस्टोथेनिस। तो व्हाट इज ज्योग्राफी आपको याद हो गया, आपको समझ में आ गया भैया डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। तो फिर आप बोलोगे इट इज़ द स्टडी ऑफ द प्लेसेस एंड रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। ये जो टर्म ज्योग्राफी है क्वाइन किसके द्वारा किया गई, तो एरिस्टोथेनिस। बोलो मेरे साथ। कोई भी पूछते भाई फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, तो नाम याद रहेगा एरिस्टोथेनिस। ठीक है, हु इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, एरिस्टोथेनिस। जैसी को भी नाम सुन लो तो बोलो अच्छा कौन थे ये फादर ऑफ ज्योग्राफी। कोई आपसे बोले भैया फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, तो आप बोलोगे एरिस्टोथेनिस। कोई आपसे बोले व्हाट इज ज्योग्राफी, तो आप बोलोगे ज्योग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, इट मीन्स स्टडी ऑफ, सो या बोलोगे इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लेसेस किसके साथ, एंड रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। ज्योग्राफी को क्वाइन किसके द्वारा करा गया, एरिस्टोथेनिस के द्वारा करा गया। ये कौन है भैया, फादर ऑफ द ज्योग्राफी। फिर दूसरा जो क्वेश्चन आता है भैया शेप बताओ भैया, अर्थ की शेप बताओ, तो हम बोलेंगे ज्यूआइड शेप। ध्यान से इस चीज़ को समझना। कोई आपसे पूछे कि भैया अर्थ की शेप क्या है, तो हम बोलेंगे भैया ज्यूआइड शेप। कोई आपसे पूछे अर्थ की शेप क्या है, तो आप बोलोगे ज्यूआइड शेप। ध्यान से इस चीज़ को समझना। कोई आपसे पूछ ले कि बताओ भैया बताओ अर्थ की शेप क्या है, तो हम बोलेंगे ज्यूआइड शेप। समझ में आ रहा। कोई आपसे पूछे भैया अर्थ की शेप क्या है, तो हम बोलेंगे ज्यूआइड शेप। कौन सी ज्यूआइड शेप। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर देखो ज्यूआइड किस तरीके की शेप है, मतलब ये पूरा स्पेयर नहीं है। न्यूटन ने कहा था भैया, किसने कहा कि जो अर्थ है भैया वो वॉज नॉट अ परफेक्टली स्पेयर। न्यूटन के द्वारा कहा गया कि भैया अर्थ कोई परफेक्टली स्पेयर
नहीं है, ठीक है। पहले तो लोग फ्लैट समझते थे, लेकिन बाद में न्यूटन ने कहा कि भैया ये तो एक परफेक्टली स्क्वायर भी नहीं, क्योंकि आप जब इनका डिफरेंस देखोगे ना, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में और वेस्ट और ईस्ट में, आप बोल दो जोआइड, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बल्ज दिख रहा है बल्ज, जीओआईडियल जीओडियल बल्ज आपको यहाँ पर दिख रहा है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है 12756 किलोमीटर दिख रहा है, 12756 किलोमीटर, और यहाँ पे दिख रहा है 1271 किलोमीटर। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये 7926 माइल है, ये 7900 माइल है, तो इनमें डिफरेंस तो दिख रहा है। तो इस तरीके की शेप को हम क्या बोल रहे हैं, जोइड शेप बोल रहे हैं। तो पूछा जाए जो अर्थ है क्या वो भैया एक परफेक्टली स्क्वायर है, तो हम बोलेंगे भैया अर्थ वॉज नॉट अ परफेक्ट स्पेयर, स्पेयर नहीं है भैया। तो जो अर्थ की जो शेप है उसको हम क्या बोलते हैं, जुआइड बोलते हैं। समझ में आया? जुआइड या ऑबलेट स्पेरॉइड के नाम से भी आप इसको जान सकते हो। वैसे तो जुआइड ही याद रखना, कोई पूछ ले आपसे कि भैया अर्थ की शेप कैसी, तो आप बोलेंगे जुआइड और ऑबलेट स्पेरॉइड, ठीक है। वाई? बिकॉज ऑफ द स्पिनिंग इफेक्ट। अच्छा, स्पिनिंग इफेक्ट हो रहा है क्योंकि जो अर्थ है वो स्पिन कर रही है, वो घूम रही है। तो जब वो घूम रही है तो भैया सेंटर से आपको क्या दिखेगी, बल्ज होते हुए दिखेगी। जब आप स्पिनिंग देख रहे हो ना, आप स्पिनिंग इफेक्ट को आप देख रहे हो, तो आप सेंटर से आपको कैसे होते हुए दिखने वाली है, वो बल्ज होते हुए दिखने वाली है। बल्ज कहाँ से दिखेगी भैया, सेंटर से होते हुए दिखेगी। सेंटर से कैसे दिखेगी भैया, आपको बल्जिंग वहाँ पर दिखने वाली है। समझ में आ रहा है? स्पिनिंग इफेक्ट आपको समझ में आ रहा है, आपको बल्जिंग समझ में आ रही है। बल्जिंग कहाँ से है भैया, सेंटर से है। कहाँ से आपको सेंटर में भैया बल्जिंग दिखेगी। और फ्लैटन कहाँ से दिखेगी, फ्लैटन एट पोल्स। पोल्स में आप देखोगे तो वहाँ से आपको पोल दिखने वाली। तो न्यूटन ने क्या बोला कि भैया क्या है, परफेक्टली स्क्वायर है? नहीं भैया नहीं, नॉट अ परफेक्टली स्क्वायर है, नॉट परफेक्टली स्पेयर नहीं है। जो शेप है भैया अर्थ की उसको हम बोलते हैं जुआइड और ऑबलेट स्पोराइड बोलते हैं। बिकॉज द किसके वजह से, स्पिनिंग इफेक्ट की वजह से वो आपको सेंटर में कैसे दिखेगी, बल्ज होती हुई दिखेगी। ये देखो जुआइड बल्ज आपको दिख रहा है सेंटर से 12,756, ठीक है। और जब नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में देखोगे तो वहाँ पे दिख रहा है 12,714, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो सिंस इट वो फ्लैटन आपको कहाँ पे दिखने वाली, पोल्स में आपको फ्लैटन होते हुए दिखेगी। कहाँ पर दिखेगी भैया, पोल्स में। जब आप उसको देख रहे हो तो वहाँ पे तो भैया फ्लैटन है, लेकिन बल्ज कहाँ पर है भैया, इक्वेटर पर है। बल्ज कहाँ पर है भैया, इक्वेटर पर है। बल्ज कहाँ पर है, तो आप बोलोगे भैया इक्वेटर पर बल्ज है। कहाँ पर भैया, इक्वेटर पर, ठीक है। फ्लैटन कहाँ पर है, पोल्स में। और बल्ज कहाँ पर है भैया, इक्वेटर पर है। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज़ ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस स्पिनिंग। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लगातार स्पिनिंग हो रही है, क्योंकि लगातार अर्थ क्या कर रही है, स्पिन कर रही है। क्योंकि लगातार स्पिन कर रही है, अर्थ क्या कर रही है, लगातार स्पिन कर रही है। दिस वॉज प्रपोज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय न्यूटन। किसके द्वारा प्रपोज की गई है भैया, पहली बार न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा, ठीक है भैया। फ्लैटेंड कहाँ पर आपको दिखेगी भैया, वो आपको दिखेगी भैया पोल्स में फ्लैटेंड दिखेगी। और बल्ज कहाँ पर दिखेगी आपको, इक्वेटर पर। इक्वेटर पर क्या दिखने वाली, बल्ज दिखने वाली। और ऐसा किसने फर्स्ट टाइम किसने प्रपोज किया भैया, न्यूटन ने। किसने प्रपोज किया भैया फर्स्ट टाइम, न्यूटन ने। हु ऑल्सो सजेस्टेड द सेम फॉर अदर प्लैनेट्स टू। उन्होंने क्या करा, ऐसा दूसरे प्लैनेट्स के लिए भी कहा, क्योंकि वो भी स्पिन कर रहे हैं, तो भैया वो भी सेम ऐसी ही होंगे, ठीक है। एविडेंस देखते हैं कि भैया इसकी स्पेरिकल शेप के एविडेंसेस क्या क्या हैं। एविडेंसेस क्या क्या है, एविडेंसेस देखते हैं किस चीज़ के, इनके स्पेरिकल शेप के। एविडेंसेस क्या है जो प्रूव कर दे कि भैया अर्थ की जो शेप है वो कैसी है, स्पेरिकल है। तो उसको हम देखते हैं भैया। ये आप ना वहाँ से देखना, जीसी लियोंग से। जीसी लियोंग से आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा, ठीक है मिस्टर प्रियंक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरकम नेविगेशन ऑफ द अर्थ। नेविगेशन इन द सर्कुलर मैनर। सर्कुलर मैनर पर क्या हो रहा भैया, सर्कुलर सरकम नेविगेशन किसका भैया, अर्थ का। यह है भैया नेविगेशन किस फॉर्म में हो रहा है भैया, सर्कुलर मैनर पर। किस में भैया, सर्कुलर मैनर पर जो नेविगेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम किस नाम से जो हम जानते हैं, उसको हम सरकम नेविगेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से हम उसको जानते हैं, सरकम नेविगेशन ऑफ द अर्थ को हम जानते हैं, ठीक है। ये किसके द्वारा हुआ, ये हुआ भैया मेगालियन का 1519 में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो किसके द्वारा हुआ भैया, ये हुआ किसके द्वारा, मेगिलॉन के द्वारा। मेगिलॉन का 1519 में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और इन्होंने अपना जो कंप्लीट करा था फर्स्ट नेविगेशन ऑफ द अर्थ का 1519 में। कोई दिक्कत तो नहीं है। एविडेंसेस है जो किस चीज़ को प्रूव करे भैया, जो स्पेरिकल शेप है किसकी भैया, जो अर्थ की जो स्पेरिकल शेप है उसको ये प्रूव करे। तो सरकमवेंस, तो पहला ही प्रूफ आपको क्या दिख गया भैया, सरकम नेविगेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। नेविगेशन किस में भैया, सर्कुलर मैनर पर नेविगेशन है। कब भैया, किसके द्वारा किया गया भैया, मैगिलियन के द्वारा किया गया। कब भैया, 1519 में। कब, 1519 में। 1519 में इन्होंने फर्स्ट सरकम नेविगेशन अपना कंप्लीट करा था। तब मतलब जिस पॉइंट से इन्होंने स्टार्ट करा उसी पॉइंट में पहुंच गए।
तो भैया जैसे यूपीएससी की तैयारी होती है वहाँ पर भी सरकम नेविगेशन हो जाता है, ठीक है। तो भैया सरकम नेविगेशन से बचना। हाँ ठीक है। कब भैया? मैगेलॉन कब भैया? 1519 पर, 1519 पर, ठीक है। अच्छा फिर दूसरा है भैया सर्कुलर हॉरिजॉन। देखो हॉरिजॉन का मतलब क्या है? देखो हॉरिजॉन वो जगह पर है वियर द लैंड एंड स्काई अपीयर्स टू मीट। ये देखो दिख रहा है, दिख रहा है ये? अरे दिख रहा है आपको ये? तो भैया ये क्या है? ये एक सर्कुलर हॉरिजॉन है। तो सर्कुलर हॉरिजॉन तभी पॉसिबल है जब शेप क्या हो? स्पेयर हो। तो सर्कुलर हॉरिजॉन कौन सी जगह है? जहाँ पर हम बोल रहे हैं भैया जो लैंड और जो स्काई है वो दोनों आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये देखो हॉरिजॉन दिख रहा है, ये हॉरिजॉन दिख रहा है ये तो पहला क्या था? सरकम नेविगेशन ऑफ द अर्थ। दूसरा क्या था? सर्कुलर हॉरिजॉन, जहाँ पर भैया जो लैंड है और जो स्काई है वो क्या हो रही है? मीट हो रही है, ठीक है। इसको हम किस नाम से जान रहे हैं? इसको हम जान रहे हैं भैया सर्कुलर हॉरिजॉन के नाम से, सर्कुलर हॉरिजॉन के नाम से, ठीक है। जहाँ पर आप बोल रहे हो लैंड और स्काई आपस में मीट हो रही है। नो 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 नो, दिख रही है। तो सर्कम नेविगेशन ऑफ अर्थ समझ में आ गया। हाँ, सर्कुलर हॉरिजॉन भी समझ में आ गया, ठीक है। द हॉरिजॉन अपीयर्स सर्कुलर व्हेन व्यूड फ्रॉम अ शिप एंड द हॉरिजॉन वाइडन्स विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। जब आप एल्टीट्यूड पर बढ़ोगे, मतलब हाइट पर आप बढ़ोगे, तो आपको वाइडन होते हुए दिखेगा। फिर नेक्स्ट भैया शिप्स की विजिबिलिटी को भी आप देख लो। अगर आपको कहीं दूर से शिप आते हुए दिख रहा है तो फ्रॉम व्यूड फ्रॉम अ डिस्टेंस, अगर आप डिस्टेंस से देखोगे और जब कोस्ट से आप देख रहे हो तो शिप का आपको, शिप्स अपेयर टू बी राइजिंग, आपको ऐसा दिखेगा कि पानी से बाहर आ रहा है शिप। सबसे पहले टुप्पा दिखता है शिप का, ऊपर वाला है झंडा जो है, फिर पूरा शिप दिखता है। तो आपको ऐसा दिखेगा कि पानी से बाहर आ रहा है। शिप की विजिबिलिटी के बारे में बता रहा हूँ। व्हेन व्यूड फ्रॉम, जब आप उसको एक डिस्टेंस से देख रहे हो, जब आप उसको कैसे देख रहे हो? एक डिस्टेंस से जब आप उसको देखते हो आपको ऐसा लगेगा पानी से बाहर आ रहा है, आपको ऐसा लगेगा पानी से बाहर आ रहा है। कौन? शिप, ठीक है। पहले आपको उसका फ्लैग दिखेगा, फिर पूरा शिप दिखने वाला है। तो शिप की विजिबिलिटी आप समझ गए। व्हेन व्यूड फ्रॉम अ डिस्टेंस, जब आप उसको एक डिस्टेंस से देखते हो या आप उसको जब कोस्ट से देखते हो तो आपको शिप कैसा दिखेगा? अपीयर्स टू बी राइजिंग फ्रॉम द वाटर ग्रेजुअली, आपको पानी से बाहर आते हुए दिखने वाला है। फिर है बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट भी हुआ था। कौन सा हुआ था? बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट। चलो इसको देखते हैं एक बार। बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट, बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट। पाकिस्तान इलीगली न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। ये हमें उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को ढूंढकर उसे न्यूट्रलाइज करना होगा। और यहाँ गोली बारूद नहीं, यहाँ इंटेलिजेंस की जरूरत है। एक ऐसा आदमी जो बिना किसी का ध्यान खींचे ये काम कर जाए। पाकिस्तान में मुझसे बेहतर दर्जी नहीं मिलेगा आपको। क्या काम है? प्लम्बर। And have just the right man for the job. जासूस हूँ, मुंशी नहीं। Give him the mission. India is counting on him. आदाब। मुझको हक है कि नजर भर के मैं तुम्हें देखूंगा। आखिर को मेरी जान, मैं शौहर हूँ तुम्हारा। वाह वाह, सस्ते गालिब साहब। सुन बे ओ मजनू, वो कवर है, असली बीवी नहीं है तेरी। कैसा? तुझे पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी ढूंढनी है। इस ऑपरेशन का नाम होगा मिशन मजनू। जनाब हम भी बना रहे हैं बम। कहाँ बना रहे हैं जनाब? यहाँ रावलपिंडी में। पाकिस्तान के साइंटिस्ट बाहरी मुल्क से आए हैं, इंशाअल्लाह जल्दी अच्छी खबर मिलेगी। मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है ये किस किस्म का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। सर अब्दुल कदीर वो साइंटिस्ट हो सकता है जो विदेश से आया है। हमें उसे ट्रैक करना चाहिए। इंडिया सोच भी नहीं सकता कि हम उनके नाक तले बम बना रहे हैं। आप भाग क्यों रहे हैं हमसे? क्या खाए जा रहा है आपको अंदर से? तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं। मैं फैसिलिटी के अंदर जाऊंगा। सुसाइड मिशन है ये बात। यहाँ सरेआम रॉ एजेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं और हम अपना हाथ में लेकर बैठे हैं। ढूंढो और मारो। अमनदीप अजीतपाल सिंह साइनिंग ऑफ।
In the summer of 1838, Samuel Burley Robotham proved the Earth was flat. Robotham was many things: dubious inventor, prolific writer, elementary school dropout. But he wasn't much of a scientist. Nevertheless, he passionately believed that the Earth was not a sphere. According to Robotham, our world was a bounded plane, with the moon, the sun wasn't. In the summer of 1838, Samuel Burley Robotham proved the Earth was flat. Robotham was many things: dubious inventor, prolific writer, elementary school dropout. But he wasn't much of a scientist. Nevertheless, he passionately believed that the Earth was not a sphere. According to Robotham, our world was a bounded plane, with the moon, the sun, and all the planets and stars suspended just a few hundred miles above its surface. While most of his evidence was rhetorical in nature, and therefore mostly BS, Robotham eventually devised an experiment that could prove his flat Earth beliefs. This came to be known as the Bedford Level Experiment. Over the years, he repeated his experiment many times and always came to the same conclusion: the Earth was indeed a flat disk. And despite writing extensively about it and haranguing anybody who would listen to him, Robotham's discovery was mostly ignored for decades, until John Hampden made a bet. Hampden was an avid fan of Robotham, and he never missed an opportunity to defend and promote Robotham's flat Earth beliefs. In 1870, Hampden wagered £500 that he could show that the Earth was flat by repeating the Bedford Level Experiment, unless someone could prove him wrong. Nobody took him up on his wager at first. And why would they? This was Great Britain in the latter half of the 19th century. The sun never set on the British Empire. For that to be true, the Earth couldn't be flat. Most of the world had come to the conclusion that the Earth was a sphere centuries ago. It was settled science. So Hampden upped the ante. He accused the scientific community of purposely covering up the fact the Earth was flat, and thus would not accept his challenge for fear of having their deception exposed. This got the attention of Sir Alfred Russel Wallace. Wallace was the other guy who discovered evolution, so he was no intellectual slouch. He also happened to be a professional land surveyor, of which Robotham and Hampden were not. Plus, Wallace was in deep financial trouble. A series of bad investments had left him on the verge of insolvency. Hampden's bet seemed like an easy way to defend centuries of scientific thought and make a quick £500 to boot. So, against his better judgment, Wallace took up the challenge and conducted Robotham's flat Earth experiment, and proved the Earth was actually a sphere. Although that didn't really matter in the end, but I'll get to that in a moment. First off, this was Robotham's experiment. There is a long stretch of the Old Bedford River in Cambridge County, England, that is so straight and level that it earned the moniker the Bedford Level, hence Bedford Level Experiment. The geography around the Bedford Level is so flat, one could set up a telescope and conceivably watch a flag attached to the mast of a boat as it drifted downriver until it sank over the curve of the Earth. But that's not what Robotham observed. He could still see the flag for many miles beyond what should have been possible if the Earth were truly curved. But the experiment was flawed. Robotham, being untrained, forgot to take into account the effect of atmospheric refraction. Air can bend light in a way that makes it possible to see objects that should be beneath the horizon. This is called a superior mirage. It can make the sun appear to rise earlier than it should and cause ships to hover above the ocean. That means what Robotham observed was an optical illusion, something a trained surveyor like Wallace was well aware of. So instead of measuring how far the flag dips below the horizon, Wallace modified the experiment to track how far the flag rises as it traverses upward along the curve of the Earth. Either way, the experiment showed an Earth that was most certainly curved. This should have been the end of Robotham's belief, but that's not what happened. Although an observer ruled in Wallace's favor, Hampden disputed the claim, going as far as publishing pamphlets disparaging Wallace as a swindler and a cheat. Hampden even penned a letter to Wallace's wife, threatening to beat her husband to death. Hampden was thrown in jail and sued, but because he rescinded the bet, the wager was declared invalid, and Wallace was forced to return the money. Hampden saw this as a vindication, and so did some of the general public. Wallace and Hampden were in and out of court for years. This caught the attention of the newspapers. Here was a guy no one had ever heard of, with some very unusual beliefs, even for 19th century England, engaged in a high-profile legal battle with one of the most famous scientists of the time. The peculiar nature of the bet and Hampden's sensational behavior made it impossible to keep the story out of print. On top of that, a court ruled that Wallace, a leading thinker of his generation, didn't win a bet to prove the Earth was a sphere. Even after 2 lawsuits and 4 prosecutions for libel, Hampden never backed down. He championed himself a truth seeker, challenging a corrupt and fraudulent scientific establishment. Thanks to heavy media coverage and his ceaseless self-promotion, some began to see Hampden that way. Soon interest grew in Robotham's long-forgotten writings, inspiring clubs of like-minded flat earthers. People replicated his flawed experiment, and photographic evidence of the supposed proof was widely distributed. It didn't matter that Wallace had debunked Robotham's belief. An otherwise obscure and unknown writer was given a platform and an audience. The fact is, sometimes facts aren't enough.
This is as true today as it was back in 1870, probably more so. Over the past decade, we've seen a resurgence in flat Earth belief. Hundreds of thousands of people have subscribed to flat Earth discussion groups and Facebook pages. There are flat Earth documentaries on YouTube with millions of views, and flat Earth conventions attracting celebrities and the general public alike. And almost all of it can be traced back to Robotham's flawed experiment, and the publicity the news media of the time granted it. Sir Alfred Russel Wallace came to regret accepting Hamden's bet. Instead of making a quick buck settling a simple scientific argument, Wallace found himself on the hook for several protracted court cases and enduring Hamden's incessant attacks for years after the event. What's more, many members of the scientific community looked down upon Wallace for participating in the bet in the first place. They saw his association with flat Earth belief as lending it credibility and legitimizing it in the eyes of the public. Wallace may have meant to embarrass a foolish flat Earth believer, but he ended up mostly embarrassing himself. Regardless, until we could send rockets into orbit and see the curvature of the Earth for ourselves, the Bedford Level experiment was one of the most widely cited proofs that the Earth is a sphere. Nevertheless, no other place in the world has been as successful at making flat Earth belief seem on the level as the Bedford Level. Special thanks to our Patreon patrons. Without you, the good stuff just wouldn't happen. Okay, so today we are going to start class 9, okay, chapter 1, geography, Earth as a planet, okay. So earlier it was believed that Earth is at the center of the universe, okay. पहले ये माना जाता था कि Earth जो है universe के center में है and all other bodies revolve around the Earth, okay. अर्थ के चारों तरफ दूसरी बॉडीज क्या करती है, रिवॉल्व होती है. बट लेटर ऑन जब स्टडीज हुई तो पता चला अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, ओके. अर्थ क्या है, अर्थ भी एक दूसरी जो कि टोटल 8 प्लैनेट्स है उन्हीं की तरह एक प्लैनेट है जो सन की चारों तरफ रिवॉल्व करती है, ओके. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द अर्थ इन डिटेल्स, ओके. सो अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द यूनिवर्स दैट सपोर्ट लाइफ, ओके. इट सपोर्ट लाइफ. यूनिवर्स में एक ही प्लैनेट अर्थ जो है जो लाइफ को क्या करती है, सपोर्ट करती है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाटरी प्लैनेट, ओके. इसको वाटरी प्लैनेट बोला जाता है और ब्लू प्लैनेट बोला जाता है. ऐसा क्यों बोला जाता है? जस्ट बिकॉज मोर देन 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर. 70% ऑफ द अर्थ का जो लैंड एरिया वो किससे कवर्ड है? वाटर से, ओके. सो इट इज ऑल्सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट और वाटरी प्लैनेट, ओके. गॉट इट? सो द फैमिली ऑफ द सन इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम. अब सोलर सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सोलर सिस्टम, ओके. अब द फैमिली of the sun is called solar system, okay. So solar system होता है. So earth is also a part of the solar system, okay. earth जो है वो भी solar system का part है, okay. अब ये जो the member of the solar system are at certain distance from the sun, okay. अब ये sun हो गया जो कि center of the solar system के center में हो गया, okay. उसके चारों तरफ at a certain distance ये क्या planet revolve करते हैं. बहुत सारे, for example ऐसे समझो आप, ये sun हो गया और ये दूसरे planets हो गए, okay. Means they are at the certain distance from the sun and they revolve around the sun. ये चारों तरफ sun के चारों तरफ घूमते हैं along with their satellite. इनकी जो natural satellite होती है उसके साथ ही ये लोग क्या करते हैं, revolve करते हैं. But it सन के चारों तरफ. Got it? So अब चीफ मेंबर, अब इसमें चीफ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम के चीफ मेंबर्स कौन कौन से हैं? सोलर सिस्टम के चीफ मेंबर्स, पहला प्लैनेट्स, देन सैटेलाइट्स ऑफ द प्लैनेट, देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज. अदर सेलेस्टियल बॉडीज में क्या आ जाएगा? meteoroids, then asteroids, meteoroids, comet and meteoroids, okay. But it meteors हो गए, comets हो गए, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी सोलर सिस्टम के अंदर. Jake, babe, What? can I see you? The other day, we hosted a discussion where Flat Earth friend of the channel, Godric, came on, and among other things, we discussed the Eratosthenes experiment. We agreed that
we should get some flat earthers and some globe earthers together to reproduce the experiment, or an homage, if you will, to that experiment. So what is it that we're going to do? We're all... चलो ठीक है, एक कुछ चीज़ याद रखना, बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट, इसको भी समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, अब ये नेक्स्ट अब ये सनराइज और सनसेट को भी जब हम देखेंगे तो डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे एंड नाइट, डे एंड नाइट इज़ पॉसिबल ऑन अ स्पेरिकल डे। अगर स्पेरिकल बॉडी होगी तभी भैया डे और नाइट क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। सनराइज एंड सनसेट अकर्स डिफरेंट टाइम एट अ डिफरेंट प्लेसेस, ये भी हमको पता है। ऐसा तब पॉसिबल है जब क्या होगी, स्पेरिकल बॉडी होगी, और सनराइज और सनसेट भी तभी पॉसिबल है। इक्लिप्सिस के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पर सर्कुलर शैडो ऑफ द अर्थ विजिबल ड्यूरिंग द लूनार एक्लिप्स। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सन दिख रहा है, लूनार में आपको अर्थ बीच में दिखता है, ठीक है। और ये पीछे क्या दिख रहा है आपको, मून दिख रहा है, तो देखो उसकी शैडो आपको दिख रही है, सर्कुलर पैटर्न पर आपको उसकी वो दिख रही है, ठीक है। स्पेरिकल शेप ऑफ द अदर प्लानिटरीज बॉडीज, ये भी इसका एविडेंस है। होमवर्क में ये सब चीज़ें कहाँ से देखनी है भैया, जीसी लियोंग से देखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भैया लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये फिगर देख लो, लैटिट्यूड्स जो मतलब लेटी भी हैं, ये है भैया लैटिट्यूड्स जो लेटी भी आपको दिख रही है, और जो लॉन्गिट्यूड्स जो ये वाली हैं, ठीक है, ठीक है। ये पैलेट्स ऑफ लैटिट्यूड्स और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये देखो लैटिट्यूड्स, और ये कौन सी भी है, लॉन्गिट्यूड्स, ये आपको दिख रही है लॉन्गिट्यूड्स, ये आपको दिख रही है लैटिट्यूड्स, ठीक है। ये हमको आज की क्लास में हमको ये पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। आज जो हम चर्चा करेंगे वो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पे करेंगे। टिल देन थैंक यू।